हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेट्रिक्स। आज हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि हमने दो टाइप पहले ही देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। हमने दो चीज़ देख ली थी। एक तो जो हमारे पास एग्जाम्पल भी देख लिए थे, अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम के और अलॉन्ग ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम के। तो उसके जो सेकंड नेम है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अक्रॉस ट्रैक को हम कहते हैं कि हमारे पास विस्क ब्रूम रहता है, और ये हमारे पास अलॉन्ग ट्रैक हमारे पास क्या होगा, पुश ब्रूम रहता है हमारे पास। तो इससे जो नाम है विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके एग्जाम्पल भी देखा और उनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन था वो भी हमने दो लेक्चर लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो आज हम जो है वो थर्ड टाइप स्टार्ट करेंगे, SLAR। एक्चुअली ये भी एक टाइप है हमारे पास सेंसर सिस्टम का, स्कैनिंग सिस्टम का, साइड लुकिंग और ऑब्लिक स्कैनिंग सिस्टम। तो इसका जो एग्जांपल है मेनली वो रडार है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये हमारे पास काम करता है रेडियो वेव्स के ऊपर। तो उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो साइड लुकिंग स्कैनिंग सिस्टम इज एन एक्टिव स्कैनिंग सिस्टम। मेनली ये क्या हमारे पास एक्टिव स्कैनिंग सिस्टम है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक्टिव का मतलब क्या है, जैसे एक्टिव सेंसर होता है वैसे पैसिव सेंसर होता है। ये मैंने पहले भी बताया कि इसका जो एनर्जी सोर्स रहेगा वो खुद का सोर्स रहेगा, न कि सन जो नेचुरल सोर्स है उसको नहीं लेता है हमारे पास। तो एग्जाम्पल क्या है, इसका रडार है हमारे पास। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि साइड लुकिंग ऑब्लिक स्कैनिंग सिस्टम के अंदर जनरली एक्टिव स्कैनिंग सिस्टम होता है। दिस सिस्टम इटसेल्फ जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, खुद का सोर्स रहता है। Then illuminates the terrain and detects the energy radar pulses returning back from the terrain and records it as an image। तो जो भी हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है, तो SLAR का क्या एग्जांपल है, साइड लुकिंग का। जैसे हमारे पास ग्राउंड के ऊपर ये फीचर्स हैं और ये हमारे पास SLAR है जो स्कैनिंग सिस्टम है। ये हमारे पास रेडिएशंस को खुद से एमिट करता है। अब ये हमारे पास गई रेडिएशंस, ऑब्जेक्ट से टकराएंगे और फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आएंगे। तो इन्हीं को ये स्कैन करता है। फिर हमारे पास जो भी इसका सिस्टम रहता है, ट्रांसमीटर, डुप्लेक्सर और पल्स जनरेटिंग डिवाइसेस, ये तो जनरेट कर रहा है, भेज रहा है। लेकिन डुप्लेक्सर क्या है, एक तो भेजता भी है रेडिएशंस को, साथ के साथ वो उनको रिसीव भी करता है। तो इसके अंदर रिसीवर है, और फिर जो भी हमारे पास उसके अंदर CR ट्यूब होती है, हमारे पास कैथोड रे ट्यूब होती हैं, या फिर मैग्नेटिक टेप, जहाँ पे भी उसको प्रोसेस करना है, स्टोर करना है, वो वहाँ पे प्रोसेस करके इमेज को क्रिएट करती हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट होता है हमारे पास। तो इसका सिंपल सा है कि नेचुरल सोर्स नहीं होता है, इसका एक्टिव स्कैनिंग सिस्टम होता है हमारे पास। देयरफॉर रडार इमेजरी इज रिसीव्ड बाय कलेक्टिंग एंड मेजरिंग द रिफ्लेक्शंस ऑफ पल्सेस सेंट आउट फ्रॉम रडार इक्विप्ड इन द एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट। जो भी इसका प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ पे सेंसर रहेगा, वो उनको रेडिएशंस को भेजता है और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर जो होता है उनको कलेक्ट करता है, मेजर करता है। उसी जितनी इंटेंसिटी या जितने रेडिएशंस उस पर रिफ्लेक्ट बैक होकर रिसीव होती हैं, उसी के बेसिस पे हमारे पास इमेज या रिजल्ट को क्रिएट करता है हमारे पास। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, रेडियर रडार देख ही लिया हमने। तो साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार क्या है हमारे पास, एग्जांपल है कॉमन टाइप है रिमोट सेंसिंग टेक्निक यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग रडार इमेजेस ऑफ द टेरेन। अब रेडियो वेव्स से हमारे पास लार्ज वेव्स होती हैं, तो हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इसके। मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ कि लार्ज वेवलेंथ की रेडिएशन जो होती हैं वो ज़्यादातर उनका लॉसेस कम होता है हमारे पास, वो एटमॉस्फेयर या किसी से भी आर पार हो जाती हैं, हमारे पास पास थ्रू हो जाती हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ SLAR, अब बहुत सारे प्रोसेस होता है हमारे पास, तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे एंटीना होता है हमारे पास, एंटीना है, फिर डुप्लेक्सर है हमारे पास, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, पल्स जनरेटिंग डिवाइसेज है, CRT है हमारे पास, कैथोड रे ट्यूब है हमारे पास। तो मेनली आपको प्रोसेस याद रखना है कि किस प्रोसेस पे हमारे पास SLAR काम करता है। इन द सिस्टम द रडार एंटीना सेंड द रडार पल्स टू द ग्राउंड एंड रिसीव द रडार रिटर्न फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वही सिंपल भाषा में लिखा है। तो ये काम कौन करता है, रडार एंटीना काम करता है। तो एक्चुअली जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके वर्क दिखाए गए हैं अभी कि इस सिस्टम में कौन क्या क्या काम करता है। तो रडार एंटीना क्या है हमारे पास, रडार जो पल्सेज होती हैं उनको भेजता है और रिसीव भी करता है हमारे पास। अब डुप्लेक्सर है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन रडार रिटर्न एंड ट्रांसमिटेड बीम्स। तो इंटरफेरेंस हो जाता है हमारे पास कि जो भी एंटीना होता है वो भेज भी रहा है और रिसीव भी कर रहा है, तो इंटरफेरेंस जो प्रोड्यूस होता है उसको रोकता है हमारे पास कौन, डुप्लेक्सर रोकता है हमारे पास।
अब डिप्लेक्शन ने अपना काम कर दिया, फिर क्या रिसीवर का काम आएगा। तो रिसीवर का नाम से पता चल रहा है कि वो रिसीव करता है, जो भी पल्सेज आती हैं रिटर्न बैक होके उनको रिसीव करता है और उनको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड द टाइमिंग, इंटेंसिटी, मेन है टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग से ही हमारे पास वो डिस्टेंस को कवर करता है। स्पीड ऑफ रेडिएशंस पता है हमें, और टाइम कितनी देर के बाद वो रिटर्न बैक होकर आ रही है, उस हिसाब से डिस्टेंस हमारे पास वो पता कर सकता है कि कितनी दूर है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और साथ के साथ इंटेंसिटी के बेसिस पे ही हमारे पास वो इमेज की ब्राइटनेस और डार्कनेस जो भी होता है इंटेंसिटी के बेसिस पे होता है, तो वो चीज़ कलेक्ट करता है कौन, रिसीवर। इंटेंसिटी ऑफ रडार रिटर्न एंड ऑल्सो एम्पलीफाइज द वीक पल्सेज रिसीव्ड बाय द एंटीना, क्योंकि एंटीना तो हर एक पल्सेज को वो रिसीव कर लेता है, लेकिन जो रिसीवर होता है जो हाई इंटेंसिटी की होती हैं सिर्फ उन्हीं को रिसीव करता है, बाकी लो इंटेंसिटी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो वीक पल्सेज को वो नेगलेक्ट कर देता है। दिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ द टेरेन अपीयर्ड ऑन एन इमेज, तो फिर उसके बेसिस पे वो इमेज को क्रिएट करता है। फाइनली रडार रिटर्न मे बी डिस्प्लेड ऑन द CRT, तो अब डिस्प्ले के लिए कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो वो क्या है हमारे पास CRT होती है, कैथोड रे ट्यूब, एंड गेट रिकॉर्डेड ऑन द फिल्म या मैग्नेटिक टेप होता है हमारे पास। ओवरऑल एन इमेज क्रिएटेड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ रडार। तो जो मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बोली वो दो चीज़ बोली थी यहाँ पे, एक तो टाइमिंग बोली थी, एक इंटेंसिटी। उसी की बेसिस पे हमारे पास जो भी इमेज क्रिएट होती है इन्हीं दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो हमारे पास टाइम पे और दूसरा हमारे पास स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कितनी रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है हमारे पास। द रिजोल्यूशन ऑफ द रडार सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड बाय द रडार बीम विड्थ ऑफ द माइक्रोवेव पल्स जनरेटेड बाय द सिस्टम। माइक्रोवेव या रेडियो वेव जो भी हमारे पास जनरेट कितना हो रहा है उसके बेसिस पर रिजोल्यूशन निकल सकता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन। तो रिजोल्यूशन की इक्वेशन दे रखी है, सिंपल सी है कि रिजोल्यूशन जो है एक्चुअली मीटर में निकलता है, और हमारे पास रेंज कितना उसकी रेंज है वेवलेंथ, रेंज इनटू वेवलेंथ इज डिवाइडेड बाय द एंटीना अपर्चर कितना है उसका। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स हमने देखे हैं, वेवलेंथ पता है आपको, रेंज भी, डिस्टेंस हो गया हमारे पास, टाइम इनटू उसकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और डिवाइडेड बाय द एंटीना का अपर्चर कितना है, उसके बेसिस पे रिजोल्यूशन निकलता है। तो आप यूनिट वाइज भी देख सकते हो, इसकी मीटर है। अब ये दो डिस्टेंस, ये रेंज इन किलोमीटर और वेवलेंथ इन सेंटीमीटर इज डिवाइडेड बाय द अपर्चर इन मीटर। तो इसके बेसिस पे हमारे पास इसका रिजोल्यूशन निकलता है, किसका, रडार का। ये भी हम अब जब रिजोल्यूशन देखेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और जितने भी ये अभी टर्मिनोलॉजी है वो भी हम डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं कि द रेंज डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ पल्सेज ऑफ द माइक्रोवेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एंटीना टू इल्यूमिनेट द स्ट्रिप्स ऑफ द लैंडस्केप इन द लुक डायरेक्शन। तो रेंज क्या होती है हमारे पास कि कितनी रेंज में वो कवर कर रहा है, कि एंटीना जो है हमारे पास पल्सेज को भेज रहा है तो कितने एरिया को, मीन्स लेंथ वाइज कितना कवर कर रहा है वो हमारे पास। रेंज डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ पल्सेज ऑफ द माइक्रोवेव, रेडियो वेव होना चाहिए, माइक्रोवेव ट्रांसमिटेड मीन्स लॉन्ग रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है, माइक्रोवेव भी हो सकती है, रेडियो वेव भी हो सकती है। तो पल्सेज ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एंटीना टू इल्यूमिनेट द स्ट्रिप्स ऑफ द लैंडस्केप इन द लुक डायरेक्शन हमारे पास। तो जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है, जैसे ही हमारे पास क्या रेंज है हमारे पास लुक डायरेक्शन में, तो यहाँ से इसने पल्सेस को भेजा और इतना एरिया इसने कवर किया, और ये जो स्ट्रिप है हमारे पास जो ग्राउंड पे वो कवर कर रही है वो हमारे पास क्या होती है, लुक कहलाती है, या फिर रेंज कहलाती है। लुक डायरेक्शन में रेंज कहलाती है हमारे पास। ये एक तरीके का वो है हमारे पास एक्रोस ट्रैक जो हम देख रहे थे कि डायरेक्शन ये हमारे पास जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, और वो हमारे पास पल्सेज को इस डायरेक्शन में सेंड कर रहा है। तो ये जो हमारे पास ग्राउंड पर जितना कवर कर रहा है लुक डायरेक्शन में, उसको हम रेंज कहते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है, स्वाथ विड्थ टाइप है ये हमारे पास। तो जो स्ट्रिप बनती है लैंडस्केप पे या फिर अर्थ के ऊपर वो हमारे पास रेंज कहलाती है। तो इसकी वैल्यू किलोमीटर में कितना वो कवर कर रही है, और फिर वेवलेंथ आपको पता ही है डिवाइडेड बाय द अपर्चर। अभी देख लेंगे हम अपर्चर क्या होता है हमारे पास। वाइल लुक डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर
टू द एजिमुथ ऑफ द और एयरक्राफ्ट फ्लाइट डायरेक्शन। तो फ्लाइट डायरेक्शन ये है हमारे पास, इस डायरेक्शन में फ्लाइट कर रहा है और एजिमुथ है हमारे पास उसके परपेंडिकुलर रहता है हमारे पास एकदम। अगर 3D में समझेंगे तो एकदम नीचे की तरफ देखेंगे तो परपेंडिकुलर में हमारे पास देख रहा है। रेंज डायरेक्शन में भी नियर और फार रेंज। इन नियर रेंज द ट्रांसमिटेड पल्सेस लाई क्लोज टू द एयरक्राफ्ट फ्लाइट पाथ एंड हेंस हैव शॉर्ट ट्रेवल टाइम, बट इन फार रेंज पल्सेज आर वेरी फार अवे फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड हैव लॉन्ग ट्रेवल टाइम। सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ तक अगर रेडिएशंस आएंगी तो टाइम लगेगा, जो भी पल्सेज आएंगे, और यहाँ पर शॉर्ट डायरेक्शन रहेगा तो कम टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास फार रेंज भी रहती है और नियर रेंज की भी हो सकती है हमारे पास। जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको आने में। तो ये आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जो भी पल्सेज होती हैं, एक पल्सेज एक निकली, दो निकली, ऐसे निकलती रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा निकलती हैं, मिलियंस में निकलती हैं एक साथ। तो और फिर रिफ्लेक्ट बैक होके भी उसी डायरेक्शन में। तो ये स्कैनिंग डायरेक्शन हो गई, एक तरीके से अक्रॉस ट्रैक हो गई, और इसी को हमारे पास क्या लुक या फिर रेंज कहते हैं, और इस डायरेक्शन में वो फ्लाइट कर रहा है। अब इसका जो स्मॉल यूनिट रहेगा वो ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल रहेगा कि एक इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड में वो कितना ग्राउंड को कवर कर रहा है। और डिप्रेशन एंगल, ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्या है टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। फिर हमारे पास जो है एक चीज़ बच गई हमारे पास, एंटीना अपर्चर क्या होता है। तो एक्चुअली जो रेडिएशंस एंटीना के पार्ट से निकलती हैं, जितने पार्ट से हमारे पास रेडिएशंस निकलती हैं एंटीना के, वो हमारे पास उसका अपर्चर कहलाता है हमारे पास, या फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होकर जो रिसीव करता है पार्ट, तो उस पार्ट को हम एंटीना के पार्ट को हम अपर्चर कहते हैं। तो उसकी वैल्यू अगर मीटर में डालते हैं और वेवलेंथ को सेंटीमीटर में डालते हैं, रेंज को किलोमीटर में डालते हैं, और फिर ये वाला फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो रिजोल्यूशन मिलेगा हमारे पास मीटर में रडार के लिए। तो सिंपल सी चीज़ थी। अब हमारे पास ये चीज़ तो पता चल गई। अब हमारे पास जो और भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारे पास थर्मल रिमोट सेंसिंग स्कैनिंग सिस्टम। तो थर्मल जहाँ पर वर्ड यूज आ जाए वहाँ पे हमारे पास वो हीट से रिलेटेड रहता है। तो जैसे हमने पहले भी चीज़ें देखी हैं, वो जो भी हमारे पास लैंडसेट TM आया था थीमेटिक मैपर, और वो थर्मल, उसके अंदर हमारे पास एक थर्मल इंफ्रारेड के अंदर रेंज ऑफ वेवलेंथ आ रही थी, जो हीट वेव से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती थी उनको उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो उसका एक अलग टॉपिक है थर्मल रिमोट सेंसिंग सिस्टम, तो उसको हम देख लेते हैं। तो थर्मल scanners belong to the electro-optical scanning system. These scanners sense the thermal infrared portion of the electromagnetic spectrum. जैसे मैंने आपको अभी इनिशियली में बता दिया कि थर्मल जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है, जो थर्मल इंफ्रारेड के अंदर आती है, उन्हीं सेंसर्स को, उन्हीं रेंज ऑफ वेवलेंथ को सेंसर क्या स्कैन करते हैं हमारे पास। तो वो हमारे पास कौन से थर्मल स्कैनर होते हैं। थर्मल स्कैनर डू नॉट रिकॉर्ड द ट्रू इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बट रिकॉर्ड द पैटर्न ऑफ रेडियंट टेम्परेचर वेरिएशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट का सरफेस टेम्परेचर रहता है, मेनली इंटरनल टेम्परेचर नहीं, एक्चुअली जो उसका टेम्परेचर रहता है सरफेस का, उसको वेरी करता रहता है और उसको वो सेंस करता रहता है हमारे पास। तो इंटरनल टेम्परेचर को वो रिकॉर्ड नहीं करता है हमारे पास। एज ए कॉन्सिक्वेंस दे सेंस एनर्जी एमिटेड रादर देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। तो कहने का मतलब क्या होगा कि कोई भी सरफेस हुआ, उस पर रेडिएशंस फॉल हुई, तो रिफ्लेक्ट बैक होके जनरली हमने यही पढ़ा कि स्कैनर के पास जाती हैं, फिर उनको सेंस करता है हमारे पास। लेकिन इस केस में जनरली देखा जाता है कि जो सरफेस होता है या फिर जो भी इंटरनल बॉडी रहती है इसकी ऑब्जेक्ट की, उससे जो एमिशन हो रही है रेडिएशन, और कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ में, थर्मल इंफ्रारेड रेंज ऑफ वेवलेंथ में, तो उन वेवलेंथ को ये हमारे पास सेंस करता है जो थर्मल स्कैनर्स होते हैं हमारे पास, न कि रिफ्लेक्ट बैक होके जो रेडिएशंस जाती हैं उसके पास। देयरफॉर थर्मल स्कैनर्स कैन ऑपरेट डे और नाइट। तो अब वो जो एमिशन होता है वो ऐसा नहीं है दिन में हो रहा है रात में हो रहा है, वो तो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा अगर रहता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से अगर ज़्यादा किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, तो वो रेडिएशंस को एमिट करती ही करती हैं। तो दिन और रात तो वो हमारे पास थर्मल स्कैनर काम करता है हमारे पास, या सेंस करता है हमारे पास। थर्मल स्कैनर्स यूज फोटो डिटेक्टर्स टू डिटेक्ट एमिटेड थर्मल रेडिएशन। फोटो डिटेक्टर्स को यूज करता है। द डिटेक्टर्स आर कूल्ड टू टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो इन ऑर्डर टू लिमिट देयर ओन थर्मल एमिशंस।
तो जनरली इनका जो टेम्परेचर रखा जाता है एब्सोल्यूट जीरो के बराबर रखा जाता है, जिससे कि वो जो भी सेंसर से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनको सेंस कर सकें। अब जैसे थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर्स स्कैन द टेरेन इन अक्रॉस ट्रैक मोड, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो कि जो थर्मल स्कैनर था, जैसे लैंडसेट टीएम में हमने देखा था, वो किसका एग्जांपल था, अक्रॉस ट्रैक था हमारे पास। तो जनरली जो थर्मल स्कैनर्स होते हैं वो हमारे पास अक्रॉस ट्रैक मोड पर काम करते हैं। ये थर्मल एयरबोर्न इंफ्रारेड स्कैनर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड ए रोटेटिंग शाफ्ट। तो जैसे उसका प्रोसेस होता है वैसे ही अक्रॉस ट्रैक का जो होता है हमारे पास विस्क रूम का, वैसे ही हमारे पास इसका होता है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होता है, रोटेटिंग शाफ्ट होता है, विच इज़ ओरिएंटेड पैरेलल टू द एयरक्राफ्ट फ्लाइट डायरेक्शन। जैसे हमने डायग्राम में पूरा क्लियरली समझा था अक्रॉस ट्रैक में। आप अगर अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम देखने जाते हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हो। Both these instruments are mounted in the aircraft. The scan mirror, which is inclined at 45 degree, mounted on the one end of the shaft, sweeps the terrain at a right angle to the flight path. तो जो भी फ्लाइट में कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अक्रॉस ट्रैक में वो हमारे पास स्कैन करता रहता है। यहाँ पर हमारे पास मिरर होता है और ये हमारे पास शाफ्ट रहता है, ये रोटेट करता रहता है और ये हमारे पास रेंज ऑफ वेवलेंथ को स्कैन करता रहता है हमारे पास अक्रॉस ट्रैक। तो फ्लाइट पाथ के परपेंडिकुलर रहता है हमारे पास। तो ये आप अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको एक डायग्राम में दिखा देता हूँ जो अक्रॉस ट्रैक का था। ये हमारे पास अक्रॉस ट्रैक मोड है। इसमें क्या है, रोटेटिंग स्कैन मिरर है और ये मोटर है जो हमारे पास रोटेट करती है और हमारे पास जो भी जैसे इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारे पास रोटेटिंग मिरर की हेल्प से स्कैन करता रहता है हमारे पास। तो ये हमारे पास अक्रॉस ट्रैक का ही एग्जांपल है, थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर। This scan mirror also detects the infrared energy emitted from the terrain. Later it sends the energy to focusing mirrors where the energy get detected by the detector. The detector convert the emitted energy into an electrical signal। जो भी उसका मतलब सिंपल सा प्रोसेस है कि स्कैन करना है, फिर डिटेक्टर होता है, फिर हमारे पास वो कन्वर्ट करता है एमिटेड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर वो सिग्नल जो होते हैं हमारे पास इंटेंसिटी के बेसिस पे हमारे पास जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि इसके अंदर जो स्कैनर हैं वो सिर्फ किस पोर्शन को डिटेक्ट करते हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है हमारे पास। तो जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन है उनको डिटेक्ट करके उनकी इंटेंसिटी के बेसिस पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और फिर उसकी इंटेंसिटी के बेसिस पे हमारे पास इमेज क्रिएट होती है हमारे पास। डिटेक्टर इज नॉर्मली प्लेस्ड बाय ए वैक्यूम बॉटल फिल्ड विद लिक्विड नाइट्रोजन। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है हमारे पास कि जो इसके अंदर डिटेक्टर्स होते हैं वो एक वैक्यूम बॉटल में रखे जाते हैं और उस वैक्यूम बॉटल के अंदर क्या लिक्विड नाइट्रोजन रहता है, क्योंकि हमारे पास जो भी सेंसर होते हैं, डिटेक्टर होते हैं, उनको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नियर बाई रखा जाता है जिससे कि जो भी एमिशंस हो रही हैं उनको डिटेक्ट कर सकें। ये सेकंड मिरर नोन एज रिकॉर्डर मिरर प्लेस्ड एट अनदर एंड ऑफ द शाफ्ट रोटेट synchronously with the scan mirrors and sweep the image of the modulated लाइट सोर्स अक्रॉस ए स्ट्रिप ऑफ रिकॉर्डिंग फिल्म। तो सेम वही चीज़ है जैसे हमने अभी देखा था कि रोटेटिंग मिरर के साथ जो भी नीचे स्वाथ वेर्थ बनती है उसको वो रिकॉर्ड करता जाता है, जो हमारे पास सेकंड रिकॉर्डर रहता है हमारे पास मिरर के साथ जो अटैच रहता है। तो जैसे अब ये डायग्राम भी है थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर का, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मोटर है हमारे पास, इसके अंदर दो मिरर मतलब मोटर जो स्कैन मिरर है ये हमारे पास रोटेट होता है मोटर के साथ साथ। तो जितना भी ग्राउंड पे कवरेज रहता है उसको वो स्कैन करता रहता है। अब इसका एक जो स्मॉल यूनिट है वो हमारे पास ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल कहते हैं उसको, और ये हमारे पास डायरेक्शन जो है वो फ्लाइट की डायरेक्शन ये है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको रिकॉर्ड करता है। और ये क्या हमारे पास अक्रॉस ट्रैक है, इस डायरेक्शन में रिकॉर्ड रहती है। अगर इस डायरेक्शन में रहती है तो वो अलॉन्ग ट्रैक रहती है, लेकिन इसका क्या है अक्रॉस ट्रैक रहता है हमारे पास। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, डिटेक्टर होता है और इसके साथ साथ एक क्या फोकसिंग मिरर भी है हमारे पास। तो ये IFO भी हो गया, ये हमारे पास ये FO भी हो गया, एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू। तो सेम चीज़ें हैं जो हमने अक्रॉस ट्रैक में देखी। अब इसके अंदर जो डिटेक्टर रहता है वो उसके अंदर देखा था हमने ग्लास के अंदर, जिसके अंदर क्या है लिक्विड नाइट्रोजन भरी रहती है हमारे पास। और फिर इसको हाई डेंसिटी की मैग्नेटिक टेप रहती है। अब इसके अंदर
रिकॉर्ड मिरर भी रहता है और एक हमारे पास फोकसिंग मिरर भी रहता है, तो दोनों चीज़ें रहती हैं हमारे पास। तो इसका प्रोसेस सिंपल सा है, जो भी हमने एक्रोस्टैक में पढ़ा, इसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जिससे कि हमारे पास डिटेक्टर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के क्लोज रखा जाता है। अब जैसे इसके बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे मिशंस और सैटेलाइट चलाए गए थर्मल इंफ्रारेड के बेसिस पे। तो जैसे सबसे पहले ये SCMM, इसके बेसिस पे एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम पढ़ लेते हैं कि SCMM क्या है। हमारे पास हीट कैपेसिटी मैपिंग मिशन SCMM डिटेक्टेड रेडिएशन इन 2 बैंड्स। इसके अंदर 2 ही बैंड्स होते हैं, एक तो हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड हो गया जिसका रेंज क्या है हमारे पास 10.5 से 12.5 माइक्रोमीटर रहता है, और दूसरा हमारे पास विजुअल या फिर नियर इंफ्रारेड रहता है 0.5 से लेकर 1.1 माइक्रोमीटर तक। तो इसके अंदर क्या सिर्फ ओनली 2 बैंड्स हैं हमारे पास। द लैंडसेट 3 MSS एंड TM बोथ इंक्लूडेड थर्मल बैंड्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सिंस लैंडसेट TM हैज 7 स्पेक्ट्रल बैंड्स हैंस प्रोवाइड मोर रेडियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देन लैंडसेट MSS। तो ये मैंने प्रीवियस एक्रोस्ट्रैक जब पढ़ाया था उसका जो एग्जाम्पल पढ़ाया था, यही दोनों पढ़ाया था कि MSS और TM के बारे में पढ़ाया था, लैंडसेट की जो सीरीज़ थी। तो उसमें बताया भी है मैंने कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे उस लेक्चर को रेफ़र कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, ये एक जिसके अंदर थर्मल इंफ्रारेड है, तो वही वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे SCMM हो गए, उसके अंदर थर्मल इंफ्रारेड बैंड का यूज़ किया गया था। अब जैसे TIMS है, थर्मल इंफ्रारेड मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर विच वॉज डेवलप्ड बाय द जेट propulsion laboratory of NASA collected data with 6 thermal bands ranging from 8.2 to 12.2 माइक्रोमीटर। तो इतनी चीज़ें नहीं, एग्ज़ाम में इतना डीप नहीं पूछा जाता, बट आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि SCMM अगर पूछा गया तो उसके अंदर थर्मल इंफ्रारेड होता है, 2 बैंड्स होते हैं। TIMS के अंदर 6 थर्मल बैंड्स होते हैं हमारे पास, और उसकी रेंज भी अगर आपको याद रखनी है तो 8.2 से 12.2 माइक्रोमीटर रहता है। अब मोस्ट जो इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन बन सकता है गेट एग्जाम में, वो है हमारे पास मोडिस, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो मोडिस की फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिए कि मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर हमारे पास रहती है। तो अब हमारे पास ये 1999 में लॉन्च किया गया, और इसके अंदर 36 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल है हमारे पास ये, तो 36 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं, एंड स्पेशल रिजोल्यूशन जो रहता है वो जनरली 250 से 1000 मीटर का रहता है हमारे पास। तो उसके अंदर भी थर्मल इंफ्रारेड बैंड होता है, इसलिए मोडिस को भी हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा क्या हमारे पास एस्टर है, एडवांस्ड स्पेसबोर्न थर्मल एमिशन एंड रिफ्लेक्शन रेडियोमीटर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू मोडिस। तो एस्टर क्या है हमारे पास 14 स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं, और इसके अंदर क्या विजुअल बैंड भी होता है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड भी होता है, नियर इंफ्रारेड भी होता है, थर्मल इंफ्रारेड बैंड्स भी होता है। अब इसका स्पेशल रिजोल्यूशन के बेसिस पे क्वेश्चन रहता है, तो 15 मीटर, 30 मीटर और 90 मीटर रेस्पेक्टिवली क्यों लिखा है कि जो भी स्कैनर होते हैं जो विजुअल और नियर इंफ्रारेड पर काम करते हैं वो हाई या फाइन स्पेशल रिजोल्यूशन देते हैं, 15 मीटर तक की रेंज देते हैं। और जो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड 30 मीटर, और थर्मल इंफ्रारेड में ये चीज़ मैंने पहले भी बताई आपको कि थर्मल इंफ्रारेड बैंड में थोड़ा स्पेशल रिजोल्यूशन हमेशा कोर्स टाइप का मिलता है हमारे को। तो इसका जो रेंज है वो हमारे पास 90 मीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास है ABHRR। ABHRR क्या है कि हमारे पास एडवांस्ड वेरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर ऑफ द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA हैज़ थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर्स इन 2 थर्मल एटमॉस्फेरिक विंडो। अब एटमॉस्फेरिक विंडो के अंदर भी मैंने आपको बताया था पहले भी कि कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ हमारे पास एटमॉस्फेयर से पास थ्रू नहीं हो पाती हैं, तो उसमें हम रिमोट सेंसिंग में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं होगी उससे। तो हमारे पास जनरली जो थर्मल इंफ्रारेड स्कैनर्स होते हैं उसके 2 ये रेंज ऑफ वेवलेंथ को यूज़ करता है, एक तो 3.55 से लेकर 3.93 माइक्रोमीटर, और दूसरा हमारे पास 10.5 से लेकर 11.5 माइक्रोमीटर विद ए ग्राउंड रेजोल्यूशन ऑफ 1.1 किलोमीटर टू मेजर टॉप क्लाउड टेम्परेचर एंड सी वाटर टेम्परेचर। तो जनरली टेम्परेचर से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड जो भी चीज़ें अगर चाहिए तो वो थर्मल इंफ्रारेड बैंड के थ्रू ही मिलेंगी। तो अगर क्लाउड का टेम्परेचर जानना है या फिर सी वाटर का टेम्परेचर जानना है तो हमारे पास थर्मल इंफ्रारेड बैंड को यूज करना ही पड़ेगा। तो ये किसके द्वारा, कौन से सैटेलाइट के द्वारा, ABHRR जो था हमारे पास मिशन था वो हमारे पास उसके द्वारा इसका यूज किया गया था क्या अभी भी यूज है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या, थर्मल सेंसर एसेंशियली मेजर द सरफेस टेम्परेचर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटरनल टेम्परेचर नहीं, एक्चुअली जो एमिशन हो रहा है और वो एमिशन के सरफेस से हो रहा है।
तो सरफेस टेम्परेचर को मेजर करता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी थर्मल प्रॉपर्टी है, उसका हीट कितना है, उसका टेम्परेचर वगैरह, वो सारा चीज़ें क्या थर्मल सेंसर स्कैन करता है। हैंस थर्मल इमेजरी हैज़ डाइवर्स एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी। तो अगर जियोलॉजी के बारे में यूज़, हम इसका यूज़ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। जियोलॉजी के कहने का मतलब है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को नहीं जान सकते, लेकिन अगर हीट से रिलेटेड होंगी तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें थर्मल सेंसर को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे अगर जियोलॉजी के भी कई सारे मतलब एप्लीकेशंस हैं, जैसे जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ द फॉर्मेशन विद डिफरेंट थर्मल प्रॉपर्टी एंड फॉर लोकेटिंग अंडरग्राउंड कोल माइन फायर्स। तो अंडरग्राउंड के अंदर भी अगर आग लग जाती है तो हीट से रिलेटेड तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसको कौन स्कैन कर सकता है? थर्मल स्कैनर। जो थर्मल सेंसर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। सॉइल साइंस के बारे में जानना है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो भी थर्मल सेंसर यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री के अंदर अगर हम इवापोट्रांसपिरेशन या फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो भी हमारे पास कितनी एरिया में आग लगा है, किस डायरेक्शन में, मतलब कितनी इंटेंसिटी की फायर लगी है, तो वो सारा थर्मल स्कैनर जो भी सैटेलाइट्स होती हैं उसके बेसिस पे हम बताते हैं। अब अमेजन फॉरेस्ट में हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम वहाँ जाके चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, उससे हम आराम से बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर द स्टडी अर्बन लैंड, अर्बन हीट आइलैंड के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके बेसिस पे भी जो सेंस करते हैं थर्मल सेंसर, जो सैटेलाइट्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हैं, वो भी उस आइलैंड को या फिर जनरली उस सिटी को, क्योंकि हीट ज़्यादा निकलती है, उसको अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए भी हम थर्मल सेंसर यूज कर सकते हैं। फैक्ट्री में आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई, मतलब कोई भी हीट से रिलेटेड या टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हम इसमें यूज कर सकते हैं, थर्मल सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। अब जैसे SLAR हमने पढ़ा, SLAR क्या है कि हमारे पास साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार इज एन एयरबोर्न रडार व्यूइंग एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द व्हीकल, जिस पाथ में चल रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्कैन करता है, विच प्रोड्यूस ए प्रेजेंटेशन ऑफ टेरेन और मूविंग टारगेट्स। द प्लेटफॉर्म एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट ऑफ एन SLAR ट्रेवल्स फॉरवर्ड इन द फ्लैट डायरेक्शन विद द नादर डायरेक्टली बीनीथ द प्लेटफॉर्म। तो सिंपल है, अक्रॉस ट्रैक में हमारे पास ये उस प्रोसेस पे ये काम करता है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम। माइक्रोवेव का मैंने बताया कि लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है, तो हमारे पास थोड़े ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं और इसके नुकसान भी होते हैं हमारे पास। तो जनरली फ़ायदे यही हैं कि हमारे पास क्लाउड वगैरह जो होते हैं उनसे पास थ्रू हो जाती है, तो हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। अगर मौसम ख़राब है तो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो द माइक्रोवेव, अब इसमें भी ये चीज़ है, चलो आगे ही पढ़ते हैं। इसके अंदर हम एक्टिव भी पढ़ेंगे, पैसिव भी पढ़ेंगे, क्योंकि लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ में ओन सोर्स जो रहता है वो थोड़ा सही रहता है। तो माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम क्या है कि द माइक्रोवेव रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स, तो ये माइक्रोवेव रीजन की जो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है 1 mm से लेकर 1 मीटर तक, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के केस में। तो 1 mm से 1 मीटर की जो रेंज ऑफ वेवलेंथ को जो स्कैन करता है वो माइक्रोवेव सेंसर्स होते हैं। हमारे पास माइक्रोवेव रीजन के अंदर यही रेंज ऑफ वेवलेंथ आती है। द एडवांटेज क्या है हमारे पास, इज दैट माइक्रोवेव्स आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द एटमॉस्फेयर व्हेन इट इज़ विद कंडीशंस लाइक क्लाउड कवर, स्नो एंड स्मोक। अगर ये सब चीज़ें हैं तो हमारे पास तो भी रेडिएशन जो है हमारे पास, माइक्रोवेव रेडिएशन जो लार्ज और रेंज ऑफ वेवलेंथ होती हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर, या फिर क्लाउड कवर और स्नो कुछ भी हो हमारे पास, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी ऑफ सेंसिंग इन डे और नाइट। डे और नाइट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये एक्टिव टाइप की भी होती हैं और हमारे पास पैसिव टाइप की भी होती हैं। अब एक्टिव है तो हमारे पास नाइट में यूज कर सकते हैं उनको, और दिन में हम पैसिव सेंसर यूज कर सकते हैं। तो डे और नाइट में हम इसको यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एक्टिव एंड पैसिव माइक्रोवेव रेंजिंग सिस्टम। तो इन दोनों को देख लेते हैं। जहाँ पर भी ये वर्ड आई, नॉट ओनली इन द केस ऑफ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, अगर हम दूसरे केस में भी देखा जाए तो एक्टिव के केस में मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो एनर्जी सोर्स रहता है वो खुद का एनर्जी सोर्स रहता है। जैसे हमने रडार के केस में देखा कि उसने अपनी पल्सेस को भेजा और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर उनको डिटेक्ट किया। तो वैसे एक्टिव सेंसर माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के अंदर भी क्या है कि रेडिएशंस भेजी जाती हैं और उनको डिटेक्ट किया जाता है हमारे पास। लेकिन पैसिव के केस में क्या है कि सन जो एनर्जी सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, इससे ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी
रेडिएशन फॉल हो रही हैं और फिर यहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं उनको सेंसर हमारे पास डिटेक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। एक्टिव के भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, जैसे एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स एंड दे आर इमेजिंग सेंसर और नॉन इमेजिंग सेंसर रह सकते हैं हमारे पास। कि हमारे पास डेटा एनालिटिकल भी हो सकता है और हमारे पास कोई इमेज फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो इमेजिंग सिस्टम और नॉन इमेजिंग सिस्टम भी रहता है। मोस्ट इमेजिंग सिस्टम सेंसर्स और इमेजिंग रडार्स यूज फॉर रिमोट सेंसिंग, एग्जाम्पल SLAR। तो इमेजिंग वाला ज़्यादा यूज किया जाता है। दीज इमेजिंग रडार्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू रियल अपर्चर एंड सिंथेटिक। तो हम SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है। इतना ज़्यादा भी डीप में नहीं जा रहे, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। इतना ज़्यादा मतलब अगर हम इतना डीप में पढ़ेंगे तो इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। हम गेट के सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं और मेन फोकस हमारे पास गेट 2024 है। अब जैसे एक्टिव में मैंने आपको वो लिखा नहीं कि ऑन खुद का एनर्जी सोर्स रहता है, क्योंकि मैं बार बार ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, तो इतना ज़रूरी नहीं है। बस जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है कि दो टाइप्स होते हैं इसके भी, एक्टिव के भी, इमेजिंग नॉन इमेजिंग। ये भी चीज़ मैंने आपको पहले बताई। अब इमेजिंग का एग्जांपल ऑलरेडी हमने अभी देखा था SLAR, और नॉन इमेजिंग का भी डेटा के बेसिस पे देता है, मीन्स कितना इंटेंसिटी उस पर हो रहा है। तो वो इमेज क्रिएट नहीं करता है, वो उस फॉर्म में ही दे देता है कि कितनी इंटेंसिटी रेडिएशंस की आ रही हैं। और फिर इमेजिंग जो रडार्स है उसको भी रियल अपर्चर और SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार में डिवाइड किया गया है। अब जैसे पैसिव माइक्रो रिमोट सेंसिंग है, उसका एग्जांपल हम ध्यान रखेंगे इसके केस में। ये नॉन इमेजिंग रिमोट सेंसिंग रडार्स आर ईदर स्कैटरोमीटर्स और अल्टीमीटर्स। पैसिव माइक्रोवेव सेंसर्स आर कॉल्ड रेडियोमीटर्स। तो पैसिव जो माइक्रोवेव सेंसर्स होते हैं उनको हम रेडियोमीटर्स भी कहते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। मेजर द नेचुरल एमिटेड एनर्जी सोर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, द सुटेबल एंटीना कलेक्ट द एमिटेड एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इट एज ए सिग्नल। वो हर केस में होता है, चाहे एक्टिव हो पैसिव हो, कि जो भी एनर्जी वो रिसीव करते हैं उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन इक्विवेलेंट टेम्परेचर, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी सोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल इन बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। तो वही सेम चीज़ है। ब्लैक बॉडी क्या है कि हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो से ज़्यादा जिसका भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रहता है वो एमिशन करता है। उनको जो एमिशंस हो रही हैं रेडिएशंस, उनको डिटेक्ट करके और उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके इमेज क्रिएट किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर है हमारे पास विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ सिग्नल इन बैंडविड्थ, तो जिस रेंज ऑफ वेवलेंथ में, जैसे 1 mm से 1 मीटर की रेंज ऑफ वेवलेंथ को जो एमिट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स, उसको वो डिटेक्ट करता है और उसके बेसिस पे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। पैसिव रिमोट सेंसिंग इज पॉसिबल इफ द रेडियोमीटर इज यूज्ड इन द स्कैनिंग मोड जस्ट लाइक द ऑप्टिकल स्कैनर। तो रेडियोमीटर को अगर हम जैसे हर टाइप में करते हैं, जैसे ऑप्टिकल स्कैनर में करते हैं, अगर वैसे यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ये पैसिव रिमोट सेंसिंग पॉसिबल है हमारे पास। तो जो इम्पोर्टेंट है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के अंदर, वो भी अभी बेसिक आइडिया हमने ले लिया है। अब हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, या फिर कह लीजिए जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो है हमारे पास रिजोल्यूशंस। अब इसके 4 टाइप रिजोल्यूशन, स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक, टेम्पोरल। इनके हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। न्यूमेरिकल इन द सेंस मतलब कि जो भी फॉर्मूला होंगे जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, वो सारी चीज़ें हम इस यूनिट में कवर करेंगे। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे पास यूनिट है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।